कि आयजा बेहोश होकर किचन में गिर गई है तो उन्होंने कोई भी तवज्जो ना दी। उन्होंने कहा, अगर गिर गई है तो गिरती रहे, तुम्हें तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर थोड़ी ही देर में अचानक घर के बाहर गाड़ी रुकी और उसमें से 2 खूबसूरत से नौजवान उतरे, जिनमें से एक रूहान आफरीदी था और एक अरमान आफरीदी, और भागते हुए किचन की जानिब गए और वहां अपनी बेहोश पड़ी हुई बहन को उठाया और उसे बाजू में भरकर लेते हुए बाहर की तरफ बढ़े। ये देखकर शबाना बेगम और नाजिश के तो हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इन दोनों ने आज से पहले कभी भी रूहान और अरमान को नहीं देखा था, क्योंकि उन दोनों ने भी कभी हवेली में कदम नहीं रखा था। इन दोनों का मानना था जिस हवेली में उनके माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं है तो इस हवेली में वो भी कभी नहीं जाएंगे। तो इसलिए शबाना बेगम रूहान और अरमान से बिल्कुल भी नावाकिफ थी। जब उन्होंने रूहान और अरमान को इस तरह आयजा को लेकर जाते हुए देखा तो उन्होंने फौरन उनसे कहा कि तुम उसको लेकर कहाँ जा रहे हो। उन दोनों ने शबाना बेगम को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और घूरते हुए अपनी बहन को उठाकर बाहर ले गए और उनके साथ वो नई मुलाजमत सुमेरा भी वहां से चली गई। दोनों भाई आयजा को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर्स ने जब आयजा को चेक किया तो उन्होंने बताया गया कि आयजा के अंदर खून की कमी बहुत है, उन्हें गहरा सदमा भी पहुंचा और इस वक्त सदमे में है, उनकी हालत ठीक नहीं है। दोनों भाई बहुत परेशान थे। मुकर्रम आफरीदी भी वहां पर आ गए थे और दोनों गुस्से से अपने बाप को घूर रहे थे। रूहान का दरअसल कनाडा में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था और 3 महीने तक वो अपने घर वालों से राब्ता नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ अरमान एक सीक्रेट मिशन पर गया हुआ था, जिसकी जानकारी किसी भी सूरत वो अपने घर वालों को नहीं दे सकता था। मगर अब जब वो दोनों वापस आए और उन्होंने अपनी माँ और बहन के बारे में ये सब कुछ सुना तो उनके तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस खानदान ने उनकी माँ को कभी नहीं अपनाया, उस खानदान में उनकी बहन कैसे रह रही होगी। बहरहाल उन्होंने अपने बाप से इस बारे में कोई बात नहीं की। वो जानना चाहते थे अपनी बहन के बारे में, इसलिए एक दिन वो अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए जब घर पर आए, वो वही दिन था जब उन्होंने देखा कि शबाना बेगम उनकी बहन के ऊपर गरम गरम कॉफी गिरा रही हैं। दोनों ने बहुत सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींची थी। रोहान तो बहुत गुस्से से आगे बढ़ने लगा था, मगर अरमान ने खामोशी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर वहां से निकल गया। मगर उसकी अपनी बहन पर पूरी नजर थी और वो चाहता था कि अपनी बहन को इन जालिम लोगों से बचाए। बहरहाल जब मुकर्रम आफरीदी ने अपने बेटों से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ अल्फाज में मुकर्रम आफरीदी को बताया कि उन्होंने अपने भतीजे दानिश आफरीदी पर भरोसा करके और अपने बाप पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की है और अपनी मासूम बेटी को किन दरिंदों के हवाले कर दिया है। मुकर्रम आफरीदी को यकीन नहीं आ रहा था कि उनके वालिद उनकी बेटी को ऐसा लवारिस छोड़ सकते हैं। फिर डॉक्टर से भी उनको पता चला कि उनकी बेटी का जिस्म जला हुआ था। बहरहाल मुकर्रम आफरीदी तो सर पकड़ कर रह गए। दूसरी तरफ शबाना बेगम ने फौरन फोन करके दाजी और दानिश को और अपने शौहर को घर पर बुलाया और उनसे बुला के बोला कि देख लो अपनी लाडली के करतूत। घर पर थी अपने यारों को बुलाकर उनके साथ चले गए और साथ में नाजिश ने भी बहुत आग लगाई। ये सुनते ही उन सबको सन्नाटा छा गया। दाजी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि दाजी कुछ कहते कि उनके फोन पर बेल हुई। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ मुकर्रम आफरीदी थे। उन्होंने दाजी से कहा कि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो आपका खून है, आपकी सगी पोती है और आपने इसी शर्त पर मुझे माफ किया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप मेरे किए की सजा अपनी बहू और पोतियों के जरिए मेरी बेटी को देंगे। आज आपने साबित कर दिया है कि आयजा आफरीदी सिर्फ मुकर्रम की ही बेटी है और मुझे आपसे ये सब उम्मीद नहीं थी। दाजी ने मुकर्रम से पूछा आयजा कहाँ है, तो मुकर्रम ने कहा आयजा अपने भाइयों के साथ यहाँ पर आ चुकी है। उसके भाई आपके घर आए थे और आकर जिस हालत में मेरी बेटी को वहां से लेकर आए हैं, उसके बाद मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि मेरी बेटी आपके घर में कदम भी रखे। मैं तो अपने बाप की माफी चाहता था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि अपने बाप की माफी की ख्वाहिश में मैं अपनी बेटी को एक जहन्नुम में धकेल रहा हूँ। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं एक बेटी को कितने जालिम दरिंदों के हवाले कर चुका था, जिन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया। दाजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुकर्रम से कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ असलम और दानिश को लेकर। मुकर्रम आफरीदी ने कहा आप और भाईजान दोनों घर पर आ सकते हैं, लेकिन दानिश मेरे घर पर कदम नहीं रख सकता। मैं दानिश को अपने घर पर बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि वो किसी की बेटी को अपने निकाह में रखने के लायक ही नहीं है। ये बोलकर मुकर्रम आफरीदी फोन रख देते हैं। असलम आफरीदी अपने वालिद से पूछते हैं बाबा जान क्या बात हुई है। बाबा जान बोलते हैं मुकर्रम ने हमें अपने घर पर बुलाया है। दानिश भी साथ जाने के लिए खड़ा होता है तो दादा जान बोलते हैं तुम्हें उसने अपने घर पर आने से मना कर दिया है, बेहतर है कि तुम अपनी माँ के पास ही बैठो, वहां जाकर ही पता चलेगा कि क्या बात हुई है। दादा जान जब मुकर्रम आफरीदी के पास पहुंचते तो वहां पर रूहान आफरीदी और अरमान आफरीदी बैठे हुए होते हैं। हॉस्पिटल में आयजा होती है जिसके पास सुमेरा मौजूद होती है। मुकर्रम आफरीदी भी मौजूद होते हैं। दादा जान भी पहली दफा अपने दोनों पोतों अरमान और रूहान को देखते हैं, जबकि असलम साहब तो अपने भतीजों से वाकिफ होते हैं। दादा जान वहां पर जाकर जब 2 नौजवान लड़कों को देखते हैं तो अपने दोनों बेटों की तरफ देखकर सवाली अंदाज में पूछते हैं ये कौन है, तो असलम आफरीदी उन्हें बताते हैं कि ये रूहान आफरीदी और ये अरमान आफरीदी है। दादा जान बहुत खुशी से उनकी तरफ बढ़ते हैं, मगर वो दोनों भाई अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और बोलते हैं कि जिस इंसान ने हमारी बहन की जिम्मेदारी लेके उसे जिंदा दरगोर करने की कोशिश की और अपना वादा नहीं निभाया, हमें ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं निभाना और ना ही रखना है। हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे बराए मेहरबानी दूर रहें, कहीं हमसे कोई बदतमीजी ना हो जाए। असलम आफरीदी गुस्से में अपने भतीजों से कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग,
तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपने दादी से ऐसे बातें करते हुए? लेकिन जवाब में अरमान आफरीदी एकदम एक पेन ड्राइव स्क्रीन पर चला देता है, जिसमें उनके घर में हुए एक-एक जुल्म सितम की कहानी नजर आ रही होती है कि किस तरह शबाना बेगम और नाजिश उनकी बहन आयजा पर जुल्म सितम करती थी, और यहाँ तक कि दानिश भी उनकी बहन की परवाह नहीं करता था और अपनी बीवी को पार्टी में लेके जाने के बजाय वो अपनी एक्स मंगेतर नाजिश के साथ जाना पसंद करता था, घूमना पसंद करता था, और उनकी बहन किस तरह जिल्लत भरी जिंदगी उनके घर में गुजार रही थी। ये देखकर असलम आफरीदी और उनके वालिद की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। वो सोच भी नहीं सकते थे जिस घर की निगरानी, जिस घर की भाग-दौड़ उन्होंने शबाना बेगम के हवाले की हुई है, शबाना बेगम उनके अपने खून, उनकी अपनी सगी भतीजी और पोती के साथ इतना बुरा सलूक करेंगी, जो कि उनकी बहू भी थी। वो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और मुकर्रम साहब से माफ़ी मांगते हैं। असलम साहब मुकर्रम साहब से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं अपनी आयज़ा का खुद ख्याल रखूंगा। लेकिन मुकर्रम साहब कुछ भी नहीं बोलते। उसके जवाब में रूहान और अरमान बोलते हैं, हम आपको आइंदा के लिए ऐसा मौका भी नहीं देंगे। ये रहे तलाक के पेपर, आप अपने पोते से इन पर साइन करवाइए और उसके बाद हमारी बहन को इस घटिया रिश्ते से आज़ाद कर दें। पता नहीं हमारे वालिद को क्या सूझी कि उन्होंने अपने बाप पर भरोसा किया, और इस भरोसे का नतीजा ये है कि आज हमारी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारी लाडली बहन, जिसको हमने कभी एक आंच तक नहीं आने दी थी, उसके साथ आपके घर में इतना जुल्म सितम हुआ। अब नहीं चाहते कि हमारी बहन आपके घर में दोबारा कदम भी रखे, और खास तौर पर दानिश जैसे इंसान के साथ। ये बोलने के बाद वो तलाक के पेपर असलम साहब की तरफ बढ़ाते हैं। दादा जान इंतहाई गुस्से से कहते हैं, भूलो मत हम आफरीदी हैं, और आफरीदी जान से चले जाते हैं मगर तलाक नहीं देते। तो अरमान और रूहान ने कहा, बिल्कुल, आफरीदी जान से चले जाते हैं मगर गैर औरतों को पार्टियों में अपनी बीवी बनाकर जरूर लोगों से उनका तारुफ करवाते हैं और पुरानी मंगेतरों के साथ घूमते फिरते हैं, मगर अपने घर की बहू बेटी के साथ ऐसा बुरा रवैया नहीं रखते, उसका ख्याल रखते हैं। और अगर अपनी जबान देते हैं कि वो उसको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, तो उसको अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। जिस तरह आपने अपनी जबान का पास नहीं रखा, इस तरह अब हमें भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप हमारी बहन को अपने पोते से आज़ाद करवाइए, हम अपनी बहन का रिश्ता कहीं और कर देंगे। इसमें अब आपका लेना देना नहीं है। आप और बाबा जान आपस में क्या करते हैं क्या नहीं, वो आप दोनों बाप बेटे का मसला है। लेकिन हम इतना जान गए हैं कि हम तीनों बहन भाइयों का आपके आफरीदी खानदान में रहना बहुत मुश्किल है, हमारा गुजारा नामुमकिन है। और बराए मेहरबानी अपने पोते दानिश की शादी अपनी पोती नाजिश से ही करवाइए, क्योंकि नाजिश ही दानिश के साथ सूट करती है। ये तो दानिश के अपने ही अल्फाज हैं, ये आपको पहले कर देना चाहिए था। आपको हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल अभी भी वक्त नहीं गुजरा, आप अपने पोते से इन कागजात पर साइन करवाएं। हमें कोई हक महर नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बहन की आज़ादी चाहिए। हमारी बहन की जैसी हालत ठीक होगी तो हम देख लेंगे हमें अपनी बहन को कैसे संभालना है। और अपने बाबा की तरफ मुड़कर कहते हैं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है अपनों में से किसी अपने को ढूंढना, और अपनों की तरफ से मिला हुआ धोखा तो इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। और हमारी बहन को तो आपने इन लोगों के हवाले करके उससे जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश ही छीन ली है। रूहान असलम आफरीदी, मुकर्रम आफरीदी और दादा जान से कहता है कि आप लोग जानते हैं धोखे का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि वो कभी भी गैरों से नहीं मिलता, हमेशा अपनों से ही मिलता है। बाबा जान, अगर आपको कुर्बानी देनी थी तो अपनों के लिए देते, मगर आपने तो अपनी बेटी की ही कुर्बानी दे दी। अपनी माफ़ी के लिए ये बात हमें किसी भी सूरत गवारा नहीं। ये बोलकर अरमान और रूहान कहते हैं कि अब हम अस्पताल अपनी बहन के पास जा रहे हैं, अब आगे आप जाने और आपके बाबा और आपके भाई जाने। इतना बोलकर अरमान और रूहान वहां से चले जाते हैं, मगर असलम साहब, मुकर्रम साहब और उनके वालिद सर झुकाकर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे उनकी सगी पोती के साथ जो उनके घर की बहू और इज्जत थी, इतना बुरा सलूक भी हो सकता है। क्योंकि जब रूहान और अरमान आयजा को सरप्राइज देने के लिए हवेली में आए थे और उन्होंने देखा कि शबाना बेगम आयजा के साथ इतना बुरा सलूक कर रही है, तो अरमान के कहने पर ही सुमेरा नामी लड़की को मुकर्रम साहब के जरिए दाजी तक पहुंचाया गया था कि वो उसको अपने घर पर काम पर रख लें। और वो लड़की इस घर में आयजा पर होने वाले एक एक जुल्म की रिकॉर्डिंग करती थी और एक एक बात जो है रिकॉर्ड करके अरमान और रूहान तक पहुंचाती थी, जिससे अरमान और रूहान अपनी बहन के एक एक हालात से वाकिफ हो रहे थे। और वो अपनी बहन को इन हालात से भी निकालना भी चाहते थे, मगर इसके लिए उन्हें सबूत चाहिए थे, क्योंकि इतना तो वो अपनी ताई के बारे में जान चुके थे कि वो दोगली औरत हैं। इसलिए उन्होंने सुमेरा के जरिए सारे सबूत जमा करके दादा जान, मुकर्रम आफरीदी और असलम आफरीदी को दिखाए। ये सब कुछ देखकर दादा जान और असलम आफरीदी वहां से उठकर हवेली की जानिब रवाना हो जाते हैं। दोनों सारे रास्ते खामोश रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। वो पेन ड्राइव तलाक के पेपर भी उनके पास ही होते हैं। और उसके बाद जब वो हवेली पहुंच जाते हैं तो पहुंच जाने के बाद शबाना बेगम फौरन पूछती है, कहाँ है वो बदकिरदार लड़की जिसे उठाकर दो लड़के लेकर गए थे। अभी वो इतना ही बोलती हैं कि असलम साहब शबाना बेगम के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, आज तुमने मुझे मेरी और मेरे भाई की नज़रों में और मेरे बाप की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया। मैंने तो इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में दी थी तो कि तुम इस घर की बड़ी हो। मैंने तुम्हें इस घर का बड़ा बनाया कि तुम माँ बन के तमाम बच्चों को अपने परों में समेटोगी, मगर तुमने तो अपने और गैरों में फ़र्क कर दिया ना। और नाजिश और महविश से भी तुम सिर्फ इसलिए प्यार करती हो कि वो मेरे भाई की औलाद ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन की औलादें हैं। और इसीलिए नाजिश की वजह से तुमने मेरी भतीजी आयजा के साथ इतना बुरा सलूक किया कि मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा।
इसके साथ ही वो दानिश की तरफ मुड़ते हैं जो हैरत से उनकी बात सुन रहा होता है और उनसे पूछता है कि आयजा कहाँ है। तो दादा जान कहते हैं, बेटा आयजा के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नाजिश से शादी करनी थी ना, चलो तुम्हारी नाजिश के साथ शादी तय कर देते हैं हम लोग, मगर उससे पहले तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो जो कागजात रोहान, अरमान और मुकर्रम ने भिजवाए हैं। रोहान और अरमान का नाम सुनकर शबाना बेगम को धचका लगता है, क्योंकि इतना तो वो जानती थी रोहान आफरीदी और अरमान आफरीदी आयजा आफरीदी के सगे भाई थे। दानिश जब इन कागजों को देखता है तो उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ता है। वो गुस्से से भड़कता है, ये सब कुछ क्या है? आप लोग होश में तो हैं? आप लोग चाहते हैं कि मैं आयजा को अपनी जिंदगी से निकाल दूं? तो दादीजान कहते हैं, बेटा वो तुम्हारी जिंदगी में थी ही कब? तुमने जो कुछ करना था किया, तुमने उसके साथ जितना बुरा करना था किया, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने भी जितना बुरा उसके साथ करना था किया, और तुम उसमें पूरा पूरा साथ देते रहे। अगर तुम्हें नाजिश से शादी करनी थी तो जब तुमसे मैंने शादी का पूछा था तो तुम उसी वक्त इनकार कर देते। तुमने उस वक्त खामोशी क्यों इख्तियार की? क्यों मुझे हाँ की? मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगे, आयशा का खुद से ज्यादा ख्याल रखोगे, मगर आज तुमने मुझे मुकर्रम, रोहान और अरमान की नजरों में गिरा दिया। मैं अपने बेटे और पोतों की नजरों में गिर गया कि रोहान और अरमान ने तो मुझे अपना दादा कहने से भी इनकार कर दिया। मुझे आज अपना आप बहुत छोटा सा लग रहा है। दानिश कहता है, मगर मैंने ऐसे किया क्या? असलम साहब गुस्से से कहते हैं कि अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तो ये देखो। ये बोलने के साथ ही असलम साहब वो पेन ड्राइव लैपटॉप पर चला देते हैं। इस पेन ड्राइव में जो सलूक आयजा के साथ शबाना बेगम कर रही होती है वो देखकर दानिश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा भी कर सकती हैं। इसी पेन ड्राइव में ये भी होता है कि आयजा तैयार होकर उसके साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी थी, मगर उसकी माँ ने उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसे जाने से मना किया और वो अपने साथ नाजिश को लेके जा रहा था, और उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा। ये सब कुछ देखता हुआ दानिश जमीन में शर्म के मारे धंसता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह अपने आप को सब लोगों के सामने वजाहत से पेश करे। उसकी माँ ने तो उसे किसी के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। शबाना बेगम उस वक्त तो खामोश थी। उनको आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या हो गया। वो तो समझ रही थी वो जो कुछ भी आयजा के साथ कर रही है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। वो जल्दी आयजा को इस घर से निकाल देंगी, और इस पेन ड्राइव में उनकी नाजिश के साथ वो सारे प्लानिंगें भी थी जो वो मिलकर करती थी और नाजिश भी करती थी। शबाना बेगम और नाजिश खामोश खड़ी हुई थी। उनको नहीं पता था कि वो एक दिन इस तरह सबके सामने अपनी असलियत खुलवा कर खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल दादा साहब असलम साहब से कहते हैं, शादी की तारीख मुकर्रर करो। दानिश को नाजिश से शादी करनी है तो ये नाजिश से ही शादी करेगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी नाजिश के साथ शादी कर दो, मगर दानिश इससे पहले इन कागजात पर साइन कर दो ताकि ये मैं अरमान और रोहान को भिजवा दूं। अब मैं उनके सामने और शर्मिंदा नहीं हो सकता। अभी वो इतना ही कहते हैं कि दानिश एकदम गुस्से से बोलता है, बस दादाजान बहुत हुआ। आपसे किसने कहा कि मैं आयजा से प्यार नहीं करता? मैं आयजा से बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से करता हूँ। ये बात सच नहीं है कि मैं नाजिश से प्यार करता हूँ। वो तो अम्मी जान हर वक्त कहा करती थी कि मुझे नाजिश से शादी करनी है, तो मैंने अपनी माँ की बात पर हाँ में सर हिला दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि आयजा इस घर में कभी नहीं आ सकती। मैंने अपने प्यार को अपने अंदर दबा दिया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि किस्मत मुझे आयजा से मिला देगी। लेकिन अफसोस किस्मत ने मुझे आयजा से मिलाया तो मैंने उसकी कदर नहीं की। मगर मैं किसी सूरत भी आयजा को तलाक नहीं दूंगा। उनकी बात पर असलम आफरीदी दानिश से कहते हैं कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा वो नाजुक रिश्ता है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ जाए तो उसमें दो चेहरे दो ही नजर आते हैं। तुम अगर आयजा से प्यार करते थे, तुम्हें उसे एहसास दिलाना चाहिए था, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था, उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, मगर नहीं, तुमने उसे कभी एहसास नहीं दिलाया। तुम हमेशा उससे लाइल्म रहे, उससे दूर रहे, क्योंकि इसलिए कि तुम्हारी माँ को पसंद नहीं था। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी कि तुम आयजा से मोहब्बत करते थे और तुम उससे लापरवाह भी थे, तुम्हें उसके बारे में कोई भी इल्म नहीं था। कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो चलना इस राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। असलम साहब और दादा जान कहते हैं, अब तो सारा मामला ही खत्म हो गया। दानिश बेहतर है इन कागजात पर साइन कर दो ताकि हम ये कागजात मुकर्रम को भिजवा दें, क्योंकि अब हम मुकर्रम की नज़रों में और शर्मिंदा नहीं होना चाहते। तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी सबसे करीबी मोहब्बत ने हमें हमारे अपनों की नज़र में बहुत शर्मिंदा कर दिया है। दादा जान कहते हैं, आज मैंने पहली दफ़ा अपने दोनों पोतों रोहान और अरमान को देखा, मगर मेरे जैसा बदनसीब कौन होगा जिसके पोतों ने मुझे देखा मगर उन्हें मुझ पर यकीन नहीं था, और उन्होंने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया और ना ही मेरे अल्फाज पर यकीन किया। पोते तो अपने दादा की जान होते हैं, मगर मेरे पोतों ने मुझे मेरा असल आईना दिखा दिया कि मैंने उनकी बहन के साथ कितना बुरा सलूक किया। मैं तो खुद से नजर नहीं मिला पा रहा। दानिश बोलता है, दादा जान, जब किसी इंसान को कोई सजा सुनाई जाती है तो उससे आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है। मैं एक दफा हर हाल में आयजा से मिलना चाहता हूँ, उसे मनाना चाहता हूँ। नाजिश एकदम तड़प कर दानिश की तरफ देखती है और कहती है, इसकी क्या जरूरत है? दानिश भड़क कर कहता है, चुप रहो नाजिश, मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया और मैंने झूठ बोला था कि दादा जान ने मुझे मजबूर किया है आयजा से शादी करने पर। अरे मैं तो दिल से चाहता था कि मेरी शादी आयजा से हो, मगर मैं मजबूर था, क्योंकि मेरी वालिदा कभी भी आयजा को पसंद नहीं करती थी। मगर जब खुदा ने मुझे आयजा सौंपी तो मैं मगरूर हो गया और मैंने सोच लिया कि अब वो मेरी जिंदगी में आ गई है तो कभी मुझसे दूर जा ही नहीं सकती, क्योंकि हम आफरीदी हैं।
लेकिन मैं भूल गया था कि हमसे सबसे ऊपर भी एक ज़ात बैठी हुई है। जब हम किसी पर ज़ुल्म करते हैं, उससे लापरवाह होते हैं, तो वो ज़ात अपनी रस्सी खींचने में देर नहीं लगाती और मैंने तो उस लड़की से लापरवाही की, जिसको मैं दिल-ओ-जान से प्यार करता था, जिसको मैं अपने निकाह में अपनी इज़्ज़त बनाकर इस घर में लेकर आया था, मैंने उसी से नज़र मोड़ ली और मुझे पता ही नहीं चला इस घर में उसके साथ कैसा सलूक होता है और उसके साथ ही वो अपनी माँ की तरफ मुड़कर बोलता है, "बराए मेहरबानी नाज़िश को लेकर यहाँ से चली जाएँ।" मैं यहाँ पर नाज़िश को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप मेरी माँ हैं, मैं खामोश हूँ, वरना आपने जो मुझे और मेरी बीवी को दूर करने के लिए किया और जो आपने झूठ बोले, बहतान लगाए, उसके बाद तो मेरा दिल करता है मेरी कोई माँ ही ना हो, मगर मजबूर हूँ कि माँ की नाफ़रमानी नहीं कर सकता। मगर एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि जो इंसान अपनी बीवी को इज़्ज़त ना दे और ना दिलवा सके, तो वो मर्द मर्द नहीं कहलाता। दादा जान से कहता है कि मुझे हर हाल में आयदा से मिलना है। दादा जान कहते हैं ऐसा नामुमकिन है क्योंकि रूहान और अरमान ऐसा नहीं होने देंगे। तो दानिश गुस्से से कहता है वो दोनों कौन है मुझे मेरी बीवी से मिलने से रोकने वाले? तो दादा जान कहते हैं उसके असली मुहाफ़िज़, जिन्होंने उसे तुम्हारे घर में होने वाले ज़ुल्म-ओ-सितम से निजात दिलाई और अपनी बहन को अपने साथ अपनी हिफ़ाज़त में लेकर गए और उसका ख़्याल रख रहे हैं। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम वो दोनों भाई कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों भाइयों को नहीं कह सकता कुछ भी। ये सुनकर दानिश कहता है दादा जान कुछ भी हो जाए, आयज़ा को तो मैं किसी भी सूरत नहीं छोड़ूँगा। ये कहता हुआ दानिश तलाक के पेपर फाड़ देता है और अपने बाप और दादा से कहते हैं कि अभी के अभी मेरे साथ चाचू के घर चलिए, मुझे उन लोगों से मिलना है, मुझे अपनी आयदा से मिलना है और उसे घर लेकर वापस आना है। दादा जान और असलम साहब कहते हैं कि हमारे अंदर अपनी बेइज्जती करवाने की और हिम्मत नहीं है क्योंकि हम उनसे नज़र मिलाने के भी काबिल नहीं रहे हैं। मगर दानिश कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने ज़बरदस्ती दादा जान और अपने बाबा को तैयार किया और उन्हें साथ लेकर वापस शहर के लिए रवाना हुआ। जो वो वापस शहर मुकर्रम साहब के घर पहुंचा तो दरवाजे में ही दानिश को अरमान मिल गया। अरमान और दानिश बचपन में तो मिले थे मगर उसके बाद इन दोनों का इतना राब्ता नहीं था। मगर जैसे ही अरमान ने दानिश को देखा तो उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और उससे पूछा यहाँ पर क्या लेने आए हो? तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। दानिश कहता है मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। अरमान कहता है शायद तुम्हें कागजात नहीं मिले जिनमें साफ लिखा है कि तुम मेरी बहन को तलाक दे रहे हो और हमें तुमसे कोई हक महर भी नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बहन की आज़ादी चाहिए। हमारी बहन अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए तो हम अपनी बहन को किसी ऐसे इंसान के साथ रुखसत करेंगे जो उसकी कदर कर सके। तुम जैसे लोगों के साथ हमारी बहन कभी भी नहीं जाएगी। ये सुनते ही दानिश भड़क जाता है और चीखता हुआ अरमान का गिरबान पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी के बारे में ये बोलने की कि मैं उसे छोड़ दूं और तुम उसकी कहीं और शादी कर दोगे, मैं जान ले लूंगा। जैसे ये बोलते हैं अरमान भी गुस्से से उसका गिरबान पकड़ लेता है। ये शोर शराबत सुन के मुकर्रम साहब और रूहान बाहर आ जाते हैं। दानिश को देखकर रूहान को भी गुस्सा आता है मगर रूहान बर्दाश्त कर लेता है। मुकर्रम साहब दानिश और अरमान को अलग करते हैं और अरमान से कहते हैं दानिश को बहनोई की हैसियत से नहीं बल्कि कज़न की हैसियत से अंदर लेकर आओ। दानिश अंदर जाता है, मुकर्रम साहब से माफ़ी मांगता है, उनसे बोलता है कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे घर में इतना सब कुछ हो रहा है। मैं तो बस खामोश था, मुझे लगा कि शायद मेरे खामोश रहने से अम्मी आयज़ा को दिल से कबूल कर लेंगी तो मैं और आयज़ा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, मगर मैं नहीं जानता था कि अम्मी आयज़ा को कभी भी कबूल नहीं करेंगी, उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे। रूहान तंज़िया अंदाज में कहता है, हाँ इसलिए तो तुम अपनी पहली मोहब्बत नाज़िश के साथ घूमते फिरते थे और मेरी बहन को घर में छोड़कर उसे पार्टियों में लेके जाते थे और अपनी बीवी के तौर पर तारुफ करवाते थे। ये सुनते ही दानिश अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वो बोलता है मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मी के कहने पर ही आयज़ा ने मेरे साथ जाने से मना किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। जिसके जवाब में अरमान कहता है क्या नहीं करते? अगर तुम्हें पता होता या नहीं होता तुम्हें तो खुद उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। तुम कोई बहाना बना रहे थे मगर नहीं, तुम्हें तो इस पार्टी में नाज़िश को अपनी बीवी बना के लेके जाना था और तुम लेकर भी गए। तुमने सोचा कि हमारी बहन के दिल पर क्या गुजरी होगी। दानिश तुम हमारी बहन के लायक नहीं हो और ना ही हम तुम्हें अपनी बहन के करीब भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बराए मेहरबानी हमारी बहन से दूर रहो। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारे दादा जान से कुछ चाहिए, ना तुम्हारे खानदान से कुछ चाहिए। हम दोनों भाई अपनी बहन के लिए काफ़ी हैं। अगर हमारे बाबा जान भी हमारे साथ रहे और दादा जान भी हमारे साथ रहे तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, हम रह सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने बहनोई के रूप में नहीं देखना चाहते। ये सुनते ही दानिश दोनों के आगे हाथ जोड़ देता है और बोलता है देखो ये बात तुम दोनों भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हम लोग आफरीदी हैं, पठान हैं। हम लोग अपनी इज्जत को कभी भी नहीं छोड़ते चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ये मुझसे गलती हुई कि मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं की और इस गलती को मैं खुद सुधारूंगा, लेकिन मैं एक दफ़ा मौका ज़रूर चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझे मौका ज़रूर दो कि मैं अपनी बीवी को वो तमाम खुशियाँ दे सकूँ जिसकी वो हकदार है। मैं कसम खा के कहता हूँ अपनी माँ की कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ आयज़ा से प्यार किया और आज से नहीं हमेशा से किया, लेकिन मैं इसीलिए खामोश रहता था कि मेरी अम्मी को चच्ची पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि चच्ची की वजह से छोटी खाला की शादी चाचू से नहीं हुई है। लेकिन ये भी सच है कि आयज़ा हमेशा से ही मेरी पसंद रही है, मेरे दिल की धड़कन रही है और आयज़ा से दूर होने का मतलब ये है कि मैं अपने दिल की धड़कन से दूर हो रहा हूँ, मैं ज़िंदगी से दूर हो रहा हूँ। बराए मेहरबानी मुझे एक दफ़ा आयज़ा से मिलने दो, इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि आयज़ा को वो तमाम खुशियाँ दूँगा, जिसकी वो हकदार है। मुझे बताओ आयज़ा कहाँ है? अरमान और रोहान किसी सूरत तैयार नहीं थे, लेकिन इतने में करम साहब अपने बेटों से कहते हैं, बहुत हो गया।
तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, अब जो फैसला मैं करूँगा वो होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों का बाप हूँ, तुम लोग मेरे बाप नहीं हो। मैं जानता हूँ दानिश ने गलत किया, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बाबा भी गलत नहीं थे। अगर उन्हें पता होता कि आयज़ा के साथ इतना सब कुछ इस घर में भाभी जान कर रही हैं, तो बाबा कभी भी नहीं होने देते। मैंने तुम दोनों की बहुत बातें सुन ली। तुम दोनों ने बाबा के साथ भी बदतमीज़ी की, मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इससे ज़्यादा तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगे। इसके साथ ही मुकर्रम साहब दानिश से कहते हैं कि आयज़ा ऊपर कमरे में है। रूहान और अरमान बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दानिश आयज़ा से मिले, मगर अपने बाप की वजह से खामोश हो जाते हैं। दानिश भागता हुआ कमरे में जाता है तो आयज़ा खामोशी से लेटी हुई होती है। दानिश जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। आयज़ा सो रही होती है। दानिश उसका चेहरा देखता है। खूबसूरत और मासूम सा चेहरा जिस पर अब कमज़ोरी छाई हुई है। उसके चेहरे की तो सारी रौनक ही खत्म हो गई थी। दानिश के अंदर बहुत कुछ टूट जाता है, लेकिन वो खुद से अहद करता है कि वो अपनी आयज़ा को हमेशा खुश रखेगा। उसके मासूम चेहरे पर वही रौनक और वही चमक वापस लेकर आएगा जो उसके चेहरे का हिस्सा हुआ करती थी। यही सोचते हुए दानिश आयज़ा के चेहरे पर हाथ रखता है। आयज़ा नींद से जाग जाती है और दानिश को देखकर एकदम उठकर बैठने की कोशिश करती है। दानिश पूछता है क्या हुआ? आयज़ा खामोशी से दानिश की शक्ल देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। क्योंकि आयज़ा कुछ भी नहीं जानती थी कि उसके भाइयों ने दानिश के साथ क्या बात की और क्या नहीं की। उसको तो बस इतना पता था कि वो हवेली में काम करते हुए बेहोश हो गई थी और उसके बाद उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी जहाँ पर उसके भाई मौजूद थे और हॉस्पिटल से उसको उसके भाई घर पर ले आए। उसके भाइयों की दानिश के साथ, उसके दादा के साथ, ताया के साथ क्या बात हुई कुछ भी नहीं जानती थी। दानिश आयज़ा के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया गलत किया। आयज़ा की आँखों से आँसू बह रहे होते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। दानिश कहता है कि फांसी पे चढ़ाते हुए भी मुजरिम से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, मगर तुमने तो मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी ही नहीं और मुझे तलाक के पेपर भिजवा दिए। ये सुनते ही आयज़ा चौंक जाती है, लेकिन क्योंकि ये बात उसे मालूम नहीं थी, लेकिन वो खामोश रहती है। वो दानिश से कुछ नहीं कहती क्योंकि दानिश ने उसके अंदर से वो तमाम ख्वाहिशात ख़त्म कर दी थी जो आयज़ा के अंदर दानिश की मोहब्बत में पैदा होने लगी थी। दानिश ने उसके अंदर से अपनी मोहब्बत ही ख़त्म कर दी थी और सबसे आखिरी बार जो दानिश ने आयज़ा के अंदर से अपनी मोहब्बत ख़त्म करने के लिए किया था, वो नाज़िश को अपने साथ बीवी बनाकर पार्टी में ले जाने का किया था। इसके बाद से आयज़ा खामोश हो गई थी और उनके घर में ज़ुल्म-ओ-सितम सह रही थी। आयज़ा खामोशी से दानिश की शक्ल देखती रहती है। दानिश आयज़ा से माफ़ी माँगता है मगर आयज़ा खामोश रहती है, उसे कोई जवाब नहीं देती। दानिश आयज़ा से बोलता है कि आयज़ा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहूँगा। आयज़ा कहती है मैं आपको क्या माफ़ करूँ? आपने तो मुझे ऐसा तोड़ा कि मैं अभी दोबारा जुड़ने के भी काबिल नहीं हूँ और मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नाज़िश से प्यार करते हैं। मैं अब आपके और नाज़िश के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती क्योंकि मेरे अंदर अब बर्दाश्त करने की कुव्वत ख़त्म हो चुकी है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी, आपकी अम्मी की और नाज़िश की नफ़रत बर्दाश्त कर सकूँ। मेरी वज़ह से आप नाज़िश से दूर हुए। अगर भाई ने आपको तलाक के कागज़ात दिए हैं, तो आपके पास बहुत अहम मौका है कि आप नाज़िश के पास दोबारा जा सकते हैं। आप मुझे आज़ाद कर दें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ना तो आपसे कोई शिकवा है, ना शिकायत है। बस मैं जानती हूँ कि आप मेरे नसीब में नहीं थे। ये कह के आयज़ा खामोश हो जाती है। मगर दानिश आयज़ा की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं नाज़िश से प्यार करता हूँ? आयज़ा मैंने ज़िंदगी में जब भी प्यार किया सिर्फ़ तुमसे किया। मैं जानता हूँ मैं तुमसे लापरवाह हुआ मगर मैं तुम्हें मौका दे रहा था कि तुम अम्मी के करीब जाओ ताकि अम्मी तुम्हें दिल से अपना लें, मगर मैं नहीं जानता था कि इस चक्कर में मैंने तुम्हें खुद से ही दूर कर दिया है। आयज़ा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर तुमसे दूर रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये तो भूल कर भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आयज़ा ने कहा बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं? क्या मैं नहीं जानती आप नाज़िश से कितना प्यार करते हैं? क्या वलीमे के दिन सुबह वाली बात आप भूल गए जब मैंने नाज़िश का नाम लिया तो कितना बुरा लगा था? इसके अलावा जब मैंने पार्टी में जाने से मना किया तो आप नाज़िश को लेकर गए और कौन-कौन सी बातें आपको याद करवाऊँ मैं? इसलिए मेरे भाइयों ने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आयज़ा ने दानिश को बोला, दानिश ने कहा यही तुम्हारी गलतफ़हमी है, जब वलीमे के अगले दिन तुमने मेरे सामने नाज़िश का नाम लिया तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरे नज़रों के सामने हो और तुम नाज़िश का नाम ले रही थी और मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हें फ़ोर्स करना चाहिए था और अपने साथ पार्टी में लेकर जाना चाहिए था, मगर मेरा दिमाग उस वक़्त बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने नाज़िश को अपने साथ लेकर जाने की ऑफ़र की थी जो उसने फ़ौरन मान ली। मैं नहीं जानता था कि इस फ़साद के पीछे नाज़िश और अम्मी का ही हाथ है। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो मेरी मौत की दुआ करो, मेरे मरने के बाद तुम खुद ब खुद मुझसे छुटकारा हासिल कर लोगे। अभी दानिश इतना ही कहता है कि आयज़ा दानिश के मुँह पर खींचकर थप्पड़ मारती है और बोलती है फ़ज़ूल बोलने में आप बहुत महारत रखते हैं, लेकिन सोच समझ कर बोला करें, कभी ना कभी कोई वक़्त कबूलियत का होता है। दानिश कहता है तो अच्छा है ना, कबूलियत का वक़्त है तो कबूल हो जाए। आयज़ा कहती है चुप हो जाएँ, बहुत हो गया आपका, जो आप चाहेंगे वही होगा, किसी इंसान की कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी। दानिश आयज़ा से कह रहा है तुम्हारे बगैर मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तुम ही मेरी मर्ज़ी हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। और ये बात हमेशा अपने दिल में बिठा लोगे तुम किसी और की होगी या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम ज़िंदगी भर मेरी रहोगी और तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुश्किलें हल हो जाती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं, बस इंसान का अल्लाह पर यकीन मुकम्मल होना चाहिए। बस इंसान को ये भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह है उसके साथ और ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात भी अल्लाह ही दूर करेगा।
आयजा खामोशी से दानिश की तरफ देखती है और पूछती है, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? दानिश कहता है, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। आयजा कहती है, मैं उस घर में तब कदम रखूंगी जब नाजिश की शादी कहीं कर देंगे, उससे पहले मैं आपके घर में कदम नहीं रखूंगी। दानिश फौरन उसको टोकता है, बोलता है, मेरा घर नहीं हमारा घर, और मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। नाजिश की शादी तो हम जल्द से जल्द करवा देंगे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ उस घर में अभी और इसी वक्त चलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर रुको, क्योंकि मुझे तुम्हारे भाइयों पर भरोसा नहीं है। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बदगुमान है, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और ये मेरा वादा है कि नाज़िश जल्द से जल्द इस घर से रुखसत होकर चली जाएगी, और अम्मी जान को भी अब तुमसे अपना रवैया बेहतर करना होगा। दानिश की बातें सुनकर आयज़ा को सुकून सा मिल जाता है और उसे अपने अल्लाह पर कामिल यकीन हो जाता है कि जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अल्लाह तुम्हारा हाथ खुद थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। और आयज़ा के सब्र ने यही सब कुछ किया था कि दानिश को खुद ब खुद उसके पास लाकर हमेशा के लिए दानिश को आयज़ा का बना दिया। दानिश आयज़ा को सहारा देकर उठाता और बोलता है कि नीचे चल कर सबको बताओ कि तुम मेरे साथ घर चल रही हो। आयज़ा कहती है, 1-2 दिन मुझे यहाँ रहने दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बाद मैं आपके साथ चलूंगी। मगर दानिश उसे छोड़ने पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपने घर चलो, वहां चलकर तुम्हें मुकम्मल आराम मिलेगा और तुम्हारा ख्याल भी मैं खुद रखूंगा, लेकिन अभी तुम प्लीज यहाँ से चलो, क्योंकि मैं किसी भी सूरत अभी तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी मजबूरी भी समझो। हाँ, कभी अच्छे हालात में तुम यहाँ पर आओ, रुकने की बात करो तो मैं तुम्हें दिल से रुकने दूंगा, मगर इस वक्त मैं जानता हूँ हालात ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जाऊं। ये बोलकर दानिश आयज़ा को सहारा देता और अपने साथ नीचे लेकर आता है। दानिश और आयज़ा को एक साथ आता हुआ देखकर रूहान और अरमान एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। उन्हें गुस्सा तो आता है मगर बर्दाश्त करते हैं। आयज़ा आकर अपने बाबा से कहती है कि बाबा, आपने मुझे कहा था कि मैं आपकी बात का मान रखूं और दानिश से शादी कर लूं। बाबा, मैंने आपकी बात का मान रखा और दानिश से शादी कर ली। अब जो कुछ इन्होंने किया, ये अपनी हरकतों पर शर्मिंदा है। मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरा मान रखते हुए मुझे इनके साथ जाने की इजाज़त देंगे? मुकर्रम साहब खामोशी से अपनी बेटी आयज़ा के सर पर हाथ रखते हैं और उसका हाथ अपने बाप और भाई के हाथ में देते हैं कि मैं दानिश के सुपुर्द अपनी बेटी नहीं कर रहा, मैं इस वक्त इसके ताया और दादा के सुपुर्द अपनी बेटी कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बेटी को अब किस तरह रखते हैं। दादा जान और असलम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मुकर्रम से कहते हैं, इज्जत और मान देने के लिए शुक्रिया। तुम यकीन रखो कि आयज़ा भी इस घर में शहजादियों की तरह रहेगी। अभी वो ये बोलते ही हैं कि मुकर्रम साहब अपने दोनों बेटों को घूर कर कहते हैं, तुम दोनों को दावतनामा दूं कि अपने दादा और ताया से आकर माफी मांगो, उनके गले लगो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और आकर अपने दादा से गले लगते हैं और ताया जान से भी माफी मांगते हैं। दादा जान तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे कि उनके दो और पोते उनके सामने खड़े हैं, जो एक आर्मी में है और दूसरा डॉक्टर है। दादा जान बहुत खुश है। बहरहाल दानिश आयज़ा को लेकर घर पर आता है। आयज़ा को घर पर देखकर नाजिश के तो गोया पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आयज़ा घर वापस आ जाएगी, और उसने तो शबाना बेगम को तैयार कर लिया था कि आयज़ा को जैसे ही तलाक होती है उससे अगले दिन ही वो किसी भी तरह नाजिश का और दानिश का निकाह पढ़ा दे। मगर ये क्या, दानिश तो आयज़ा को लेकर अपने साथ घर पर आ गया और पूरे हक से लेकर आया है। दानिश ने आयज़ा की कमर में हाथ डाला हुआ था, उसे सहारा देकर अंदर ला रहा था। ये देखकर नाजिश गुस्से से भड़क जाती है और बोलती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अभी वो इतना ही बोलती है कि दादा जान की आवाज़ आती है, खामोश। नाजिश, मुझे अफसोस है कि तुम मेरी पोती हो, तुम मेरा खून हो। काश तुम मेरी पोती ना होती तो मैं तुम्हें कभी भी इस घर में बर्दाश्त ना करता। तुमने इतना तो लिहाज रखा होता कि आयज़ा तुम्हारे चचा की बेटी है, मतलब तुम्हारी चचाजाद बहन है। तुमने तो इतना भी लिहाज नहीं रखा। तुमने इतना तमाशे लगाए अपनी खाला के साथ मिलकर। और ये कह के दादा जान शबाना बेगम की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, आज तक इस घर की तमाम बागदौड़ हमने तुम्हारे हाथ में दी हुई थी, जो अब हम तुम्हारे हाथ से ले रहे हैं। जब तुम अपने आप को दोबारा इस काबिल बना लो कि सब बच्चों में एक जैसा रवैया रखो, सबको बराबर की मोहब्बत दो, तो हम ये बागदौड़ तुम्हारे हाथ में दोबारा सौंप देंगे। लेकिन अभी हम तुम्हारे हाथों से वो तमाम इख्तियारात ले रहे हैं। आज से इस घर के तमाम इख्तियारात हमारे हाथ में। इस घर का स्याह सफेद अब हम अपने हाथों से करेंगे। खुद देखेंगे कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। उसके साथ ही वो शबाना बेगम से कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर नाजिश का रिश्ता ढूंढो और इसकी शादी कर दो, क्योंकि नाजिश इस घर में ज्यादा नहीं रहेगी। ये सुनते ही नाजिश गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, आप होते कौन है मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले? दादाजान बड़े आराम से कहते, तुम्हारे बाप का बाप। भूलो मत कि मैं तुम्हारे बाप का बाप हूँ और अभी भी तुम्हारे नाम के साथ आफरीदी लगा हुआ है और तुम मेरे बेटे की औलाद हो और मैं तुम्हारा वली, और तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं ही करूंगा, तुम्हारी खाला नहीं करेंगी। और शबाना बेगम से कहते हैं, शबाना बेगम, तुम क्या कुछ कहना चाहोगी अपने बारे में? शबाना बेगम इससे पहले कि कुछ कहती है, असलम साहब कहते हैं, शबाना बेगम, मुंह खोलने से पहले इतना सोच लेना कि तुम मेरी नजरों में भी गिर चुकी हो। अभी तुम्हें मेरी नजरों में भी दोबारा अपना मकाम बनाना पड़ेगा। शबाना बेगम वहीं पर खामोश हो जाती हैं। दादा जान और असलम साहब कहते हैं, 1 हफ्ते के अंदर इस घर से नाजिश रुखसत हो जानी चाहिए। उसके साथ ही दादा जान शबाना बेगम से कहते हैं कि अपने भाई को फोन करो और उससे बोलो कि वो अपने बेटे कबीर आफरीदी के लिए
नाजिश आफरीदी का रिश्ता लेकर आएँ ताकि नाजिश रुखसत होकर अपने ननियाल में ही जाए और वहाँ पर ही रहे। मैं इससे ज़्यादा नाजिश को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बहू बेगम, अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। शबाना बेगम के तो पाँव के नीचे से ज़मीन सिरक जाती है कि उनके हाथ से सारी मलकियत, सारे इख्तियारात छिन गए हैं। वो खामोश हो जाती हैं और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर नाज़िश की शादी कबीर के साथ हो जाती है। नाज़िश के लाख मना करने के बावजूद कोई नाज़िश की बात पर तवज्जो नहीं देता और नाज़िश को इस घर से रुखसत कर देता है। और जब दादाजान नाज़िश के सर पर हाथ रखते हैं तो कहते हैं, नाज़िश बेटा, एक बात याद रखना, इस घर में तुम कभी कदम रखोगी तो सिर्फ मिलने के लिए। अगर तुमने इस घर में नाराज़ होकर या कबीर को छोड़कर आने की कोशिश की तो इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब तुम ये याद रखो कि वही तुम्हारा घर है और कबीर तुम्हारा मुस्तकबिल है। माज़ी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कबीर के साथ अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। दूसरी तरफ आयज़ा और दानिश बहुत खुश हैं। दानिश आयज़ा का बहुत अच्छी तरह ख़्याल रख रहा होता है। रोहान और अरमान भी नाज़िश की शादी में आए हुए होते हैं। वैसे तो वो नाज़िश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, मगर क्योंकि नाज़िश उनके ताया की बेटी थी और वो भी उस ताया की जो इस दुनिया में नहीं थे, तो वो नाज़िश की शादी में शरीक तो हुए मगर मेहमानों की तरह। उनकी नज़रें मुसलसल अपनी बहन आयज़ा और दानिश पर थीं कि दानिश उनकी बहन का किस तरह ख़्याल रख रहा है, अपना वादा निभा भी रहा है या नहीं। इसके बाद जिस दिन नाज़िश का वलीमा होता है, वलीमे से वापस आने के बाद दानिश आयज़ा को एक खूबसूरत सा ड्रेस देता है पहनने के लिए। आयज़ा कहती है किस चीज़ के लिए? दानिश कहता है, मैं चाहता हूँ ये पहन कर तुम मेरे पास आओ। आयज़ा जब वो ड्रेस देखती है तो वो खूबसूरत सी लाल रंग की साड़ी होती है, मगर इस साड़ी का ब्लाउज़ बहुत डीप होता है और स्लीवलेस होता है। आयज़ा को बहुत शर्म आती है, मगर क्योंकि दानिश ने कहा होता है, आयज़ा वो साड़ी पहनकर दानिश के सामने आती है। दानिश खामोशी से आयज़ा को देखता है, वो उसके करीब आता है, उसे झटके से अपने साथ सीने से लगा लेता है। आयज़ा की सांसें रुकने लगती है। दानिश अपने होंठ आयज़ा के होठों से लगाकर उन्हें सक करना शुरू कर देता है। आयज़ा की सांसें रुकना शुरू हो जाती हैं, मगर दानिश पागलों की तरह आयज़ा के होठों को चूस रहा है कि तंग आके आयज़ा दानिश के ऊपर मुक्के बरसाती है। जब आयज़ा को अपना दम घुटता हुआ महसूस होता है तो दानिश उससे दूर होता है और कहता है, बीवी, अभी तो तुमने मेरा जुनून और मेरी शिद्दत देखी ही नहीं। ये कह के वो आयज़ा को गोद में उठाता है और बिस्तर पर लेकर जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता उसके कपड़ों को उसके बदन से हटाता है और उसके साथ ही अपने और आयज़ा के दरमियान से तमाम पर्दे ख़त्म कर देता है। आयज़ा को अपनी बाहों में समेट लेता है, उसके बालों में मुँह छुपा के उसके चेहरे से अपना मुँह टच करते हुए उसकी गर्दन तक आता है और अचानक खुद को उसके अंदर उतार देता है। आयज़ा के मुँह से अचानक चीख निकलती है, मगर वो दानिश के प्यार के आगे बेबस होती है। दानिश बहुत जुनूनी अंदाज़ में उसको प्यार करता है और आयज़ा को ऐसा लगता है कि दुःख की रात ख़त्म होने वाली है। अब अगली सुबह जो आने वाली है वो खुशियों की बहार लेकर आएगी। उसके साथ ही दानिश और आयज़ा की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। दिन, महीने, सालों का हिसाब नहीं आता मुझे। ज़िंदगी से मौत तक और मौत से जन्नत तक सिर्फ़ तुम्हारा साथ ही चाहिए। शुक्रिया।